रिसर्च और R&D यानी नया खोज करना जितना महत्वपूर्ण होता है और उससे महत्वपूर्ण होता है कि वह फाइनेंस, क्योंकि रिसर्च करते समय फंड की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो आपको रिसर्च करने के साथ साथ फंड भी जुगाड़ करना पड़ता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप रिसर्च वैज्ञानिक हो और चाहे किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आपको वह चीज़ भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि आपको रिसर्च करने के लिए फाइनेंस का सक्सेसफुल फ्लो, यानी आपको जो रिक्वायरमेंट है वह पैसा सही समय मिलना चाहिए, सही बजट में मिलना चाहिए, तभी जाकर आप हर प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, समझा सकते हैं और उसको सक्सेस करा सकते हैं। इसी विषय में और अधिक गहन जानकारी प्राप्त करते हैं राजकुमार द्रोज जी से, जो वरिष्ठ नियंत्रक वित्त एवं लेखा है, जो सीनियर कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट से है, जो आज हमारे साथ है। और उनसे पूछते हैं कि सर, आप इस पद में कब से आए और शॉर्ट में, संक्षिप्त में अपनी इस लाइफ की जर्नी बताएं कि कैसे करके आप वित्त में और भी क्या क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। नमस्कार। मैंने CSIR जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसको नवंबर 1994 में ज्वाइन किया और लगभग आप समझ सकते हैं 28 साल के करीब हो गए। तो मैंने कम से कम 7-8 प्रयोगशालाओं में CSIR की काम किया और अनुभाग अधिकारी वित्त एवं लेखा के पद से शुरुआत करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले सिविल सर्विसेज में जाने का विचार था, तो 1-2 बार ट्राई भी किया, लेकिन इतना स्कोर नहीं आया कि इंटरव्यू क्रॉस कर पाएँ। बट 94 बैच में CASC 94 बैच में हमने यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ भी क्योंकि बहुत अच्छा था तो CSIR के साथ जुड़ गए, बहुत कुछ देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और इन 8 प्रयोगशालाओं के अलावा PGI चंडीगढ़, जो कि एक हॉस्पिटल और आयुर्विज्ञान संस्थान है, वहाँ पे भी डेपुटेशन पे काम करने का मौका मिला। तो इस तरह से फ़िलहाल सफ़र रहा। सर, और भी कुछ काम किए हैं शायद अखबार? हाँ जी, वो यहाँ सर्विस ज्वाइन करने से पहले मैं एज अ फ्रीलांसर प्रेस रिपोर्टिंग किया करता था और कॉलेज के दिनों में, और इंडियन एक्सप्रेस के साथ जुड़ा रहा और 1-2 वीकली न्यूज़पेपर्स थे उनके साथ भी जुड़ा रहा, और एक स्यूडोनिम स्क्रिबलर के नाम से लिखता भी था, कविता वगैरह लिखता था। तो अभी बीच में व्यस्तता के कारण काफ़ी कम हो गया, लेकिन अब डायरी लिखते रहते हैं। सर, बहुत अच्छी जर्नी थी आपकी। आपने IPS मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी की है, फिर आपने अखबार में भी काम किए, फिर इतने बड़े पोस्ट जो वित्त एंड फाइनेंस है, इतने बड़े पोस्ट में कन्वर्ट कैसे हो गए सर? एक्चुअली कोई ऐसा प्रॉपर इच्छा नहीं थी कि फाइनेंस में जाए, इच्छा तो थी कि सिविल सर्विसेज में जाए। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जैसे लॉ किया, फिर इधर आ गए, तो 94 में जब ज्वाइन किया, अब देखा कि चलो फाइनेंस में आ ही गए हैं, तो ऐसे अनजान बन के बैठने से अच्छा है कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड को सीखा जाए। तो फाइनेंस में रहने के लिए एक्सपीरियंस के साथ साथ फॉर्मल उसकी नॉलेज होना ज़रूरी था, तो इसलिए MBA फाइनेंस में किया। तो उससे क्या है कि आपको ट्रेड की जो भी ट्रेड आपका है उसके स्किल्स मिल जाते हैं, तो आप और अच्छे से कर पाते हो। तो इसलिए फिर फाइनेंस में आ गए और तब से देखा कि फाइनेंस एक ऐसा विंग है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए या साइंस ले लीजिए या प्रोक्योरमेंट ले लीजिए, हर डिवीज़न को कहीं ना कहीं फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से अपने आप को इक्विप करते चले गए और आज यहाँ पहुँच गए। जोहार, नमस्कार। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। एक जर्नी जो शुरुआत होती है दूसरे सेक्टर से, पत्रकारिता में जाते हैं
और उसके बाद MBA करते हैं और उसके बाद फाइनेंस में डिग्री लेते हैं और फिर अचानक चेंज हो जाता है और वह सेक्टर हो जाता है रिसर्च एंड R&D, यानी वैज्ञानिक को बीच में रहना और वैज्ञानिक का प्रोजेक्ट को में फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान है। आप सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक का क्या प्रोजेक्ट होगा और उनको सही से समझाना, वित्त मंत्रालय को समझाना, अपने टीम को समझाना, बॉस को समझाना, बोर्ड को समझाना और उसके बाद वो फाइनेंस तैयार करके उनको देना, मतलब वह कड़ी होता है कि जिसमें रिसर्च एंड R&D का सक्सेसफुल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में भारत सरकार कितने R&D में खर्चा कर रही है दूसरे देश के तुलना की जब बात आती है तो अपने से बड़े देश को ही देखा जाता है। अमेरिका वगैरह में अगर आप देखें तो वहाँ पे GDP का काफ़ी बड़ा एक हिस्सा R&D पे लग जाता है। इंडिया में आज की डेट में 2% GDP से थोड़ा सा अधिक है जो कि R&D में लगाया जा रहा है और बाहर के देशों में ये प्रतिशत 5 से ऊपर ही है। जो भी जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके GDP में 5% ऑफ GDP से ऊपर का जो है वो साइंस के लिए ईयर मार्क रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना कम प्रतिशत के बावजूद इंडियन साइंस इतना अच्छा कर रही है, जो अपने आप में बहुत रिमार्केबल चीज़ है। हालांकि 2% इंडिया के लिए कोई कम बात नहीं है। ये 0.4% से शुरुआत हुई थी और आज की डेट में 2.25% के आसपास है। इतना कम परसेंटेज के बावजूद भी जो कंपैरेटिव ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इंडियन साइंस की बाकी किसी भी कंट्री से अच्छी है। बहुत कम लागत के बावजूद बहुत अच्छा हमारे वैज्ञानिक योगदान दे रहे हैं। आप CSIR को देख लीजिए या जो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम इंडिया के हैं ISRO को देख लीजिए, तो ये कम नहीं है। हालांकि सरकार चाहे तो थोड़ा सा और करे तो और उसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। सर, एक चीज़ देखा जाता है कि ऑटोनोमस, आत्मनिर्भर, क्योंकि विदेश में यह देखेंगे कि जो R&D है ऑटोनोमस है, वो अपने रिसर्च को पेटेंट करवाती है, अपने रिसर्च को मार्केटिंग करती है, अपने रिसर्च को बेच देती है और उससे जो पैसा होता है इंडस्ट्री को चलाती है, इंस्टीट्यूशन को चलाती है। लेकिन अगर आप भारत की बात करें तो भारत में वह चीज़ नहीं देखने मिलता है, ऑटोनोमस नहीं है। तो सर, इसमें क्या काम करने की ज़रूरत है और कॉरपोरेट क्या इसमें इंटर कर सकते हैं, क्या इसमें पैसा लगा सकते हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी है तो आप बताइए। जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ऑटोनोमस एक्चुअली 2 तरह से मैं इसको लूँगा। एक तो पैसा अपने जुटाने की बात होगी, उसमें ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता या स्वायत्तता जिसको आप बोलेंगे, और एक है कि काम करने की स्वायत्तता। तो इंडिया में जितने भी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उसमें बेसिकली दोनों का मिश्रण है। हम जैसे ऑटोनमस है तो 100% अपने ही रूल नहीं हैं, कुछ रूल अपने हैं, ज़्यादातर रूल भारत सरकार के हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम ये कहता है कि जहाँ तक जिस भी इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट की कुछ भी ग्रांट मिल रही है तो उनको भारत सरकार के नियम फॉलो करने हैं। तो इसलिए क्योंकि 100% पैसा खुद नहीं बना रहे हैं तो इसलिए भारत सरकार के रूल के तहत काम हो रहा है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि इंडस्ट्री को इसमें आगे आना चाहिए, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउस हैं उनके अपने रिसर्च विंग भी होते हैं, तो ऐसे इंडिया में भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने इसमें काम करते भी रहे हैं और काम शुरू किया है। जैसे प्रेजेंटली अब आप देख लीजिए, हम NML में हैं तो NML में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि ये लैंड पूरी और इस लेबॉर्ट्री को सेटअप करने में, इनिशियल सीड मनी देने में, और अभी तक भी हर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी इंडस्ट्री में भी ज़रूरत है उसको फंडिंग करते हैं। ऐसे ही और ग्रुप्स भी हैं। मोड में बहुत अच्छा फाइनेंस को भी हेल्प होता है। जी। बेसिकली इंडियन साइंस को हेल्प होगा, और साइंस को हेल्प होगा तो नेचुरली वो बाय कॉमन मैन तक ट्रांसलेट होके पहुंचेगा तो देश को हेल्प होगा। सर, एक सवाल उठता है कि रिक्वायरमेंट
और फाइनेंस, क्योंकि आप लोग उस डिपार्टमेंट में हैं कि बहुत सा प्रोजेक्ट आता होगा, लेकिन क्या सर देश का भी कोई विजन होता है कि हम इस टाइप का अगर कोई रिसर्च कर रही है, इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट है तो हमको फाइनेंस देने में आसान होता है, क्योंकि पॉपुलेशन, ज़रूरत और बहुत बहुत चीज़ की ज़रूरत है इस देश में। तो सर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री जीरो टू बॉटम तक आसानी से उसको फाइनेंस मिला जा सकता है? क्या कुछ ऐसा टाइमलाइन है, क्या ऐसा कुछ पॉइंट है? देखिए, तकरीबन हर फील्ड जो साइंस की है उसको भारत सरकार किसी ना किसी रूप में बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। और ऐसा कोई मैं पर्टिकुलर वो तो नहीं बता सकता कि ये वाली स्कीम चल रही है, लेकिन कई स्कीम्स ऐसी हैं। और इंडिया में आज़ादी से लेके अब तक जैसे दशक वाइज डेवलपमेंट हुई है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया, फिर आईटी रेवोल्यूशन आया। आज की डेट में जो युग चल रहा है वो चल रहा है कि क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी का। ब्रेन जो अच्छा खोज करना चाहते हैं तो उनको सक्सेस नहीं होता, वो लॉस होता है कि एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, पैसा लॉस होता है। तो क्या सर ग्रांट कोई शब्द होता है, क्या ऐसा कोई उनको फंड मिलेगा कि आप चलिए मैं आपको 10 लाख रुपया दिया, आप रिसर्च कीजिए, लेकिन हमको विश्वास है कि मैं इसमें 10 लाख रुपया डालूंगा, हमको आज नहीं तो कल इससे आउटपुट मिलेगा, लेकिन उसका तुरंत आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सर इस टाइप का कुछ फंड भारत सरकार के तरफ से, कि ऑन ऑफिशियली सवाल है लेकिन ये सवाल बहुत गंभीर है, तो क्या ऐसा कुछ इंतजाम है क्या सर भारत में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे इंतज़ाम हैं। और मैं जैसे CSR परिप्रेक्ष्य में बता दूं, और भारत सरकार का जो जिज्ञासा कार्यक्रम है उसके तहत बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स हैं जहां पे 8-10 लाख तक फंडिंग किसी भी साइंटिस्ट को हो सकती है स्टार्टअप की, और वो अपना प्रोजेक्ट दें। एक पीयर कमेटी होती है, उसको रिव्यू करती है, उनको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक रही बात कि विज्ञान की तरफ प्रोत्साहन नहीं हो पा रहा, उसमें देखिए जैसे यू कहते हैं ना, यू कैनॉट गो फास्टर देन द ट्रेन इन विच यू आर ट्रैवलिंग। पूरी ट्रेन की जितनी स्पीड है वही आपकी भी जाने की स्पीड होगी। आप एक ट्रेन में रहते हुए उससे तेज़ नहीं भाग सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके छत पे चल के दौड़ेंगे और उसके इंजन के नीचे कट जाएंगे। तो हमारे पूरे देश में जितने भी तंत्र हैं उन सब की जो स्पीड है वही विज्ञान की भी स्पीड होगी। आप मीडिया में हैं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखिए कि हमारे देश में इतनी फिल्में, इतने नाटक बनते हैं। कितने ऐसे नाटक हैं जहाँ पे हीरो साइंटिस्ट होगा। कहीं आप पुलिस दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं आर्मी वाले दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मिलेंगी जहाँ पे जो हीरो है वो एक वैज्ञानिक होगा। जो देखते हैं वो फील करते हैं बच्चे, और जो फील करते हैं वो बनना चाहते हैं। तो अगर इस तरह के कोई नाटक, उस तरह से कोई और भी चीज़ें आएंगी जो विजुअल दिखती हैं और जहाँ पे साइंस एक अट्रैक्टिव फील्ड लगे, तो बच्चों का उस तरफ योगदान होगा। रही बात फंडिंग की, तो भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें कि 50,000, 1 लाख से लेके और 1 करोड़ तक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट लिखा जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ सक्सेस की कैसी है, उसके लिए सीड मनी गवर्नमेंट देती है। देखिए नितिन गडकरी जी का वह वर्ड जो बोले गए थे जब हेमंत सोरेन जी के साथ उनका मीटिंग हो रहा था कि कितनी पैसे की ज़रूरत है, तुम पैसा हमें बोलो हम देंगे। तो आज इस इंटरव्यू में या तो क्लियर हो गया कि R&D या नया सोच के लिए आपको फाइनेंस कोई रुकावट नहीं है, बस उस प्रोजेक्ट को सही प्लेटफॉर्म में और सही तरीक़ा से समझाना ही ये बहुत बड़ा टेक्निक है। और हमें लगता है कि यह टेक्निक देने के लिए राजकुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आप भी वह शब्द को मैं फिर बोल रहा हूँ कि पिक्चर में सिर्फ ज़रूरी है कि एक्टर को कुछ ना कुछ रोल प्ले करना पड़ता है, लेकिन आप भारत और पूरे विश्व के वहाँ रियल हीरो है जो वैज्ञानिक बनते हैं, और वैज्ञानिक को सहायता करने के लिए फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान है। और यह योगदान इन जैसे अधिकारी, इन जैसे ऑफिसर के कारण ही होता है। और हमें लगता है कि यह भारत की इकोनॉमिक की, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ब्राइट करने के लिए और भारत को
विश्व में वह ताकतवर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।